अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का वो स्टार्ट करने लगे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बेसिकली ना 3 मेथड हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 मेथड हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों को हम वन बाय वन देखेंगे, फिर उसके यूजेस वगैरह भी हम पढ़ेंगे कि हीट किस तरीके से ना ट्रांसफ़र हो सकती है। तो पहला हमारे पास तरीका है कंडक्शन का। कंडक्शन का सबसे फेमस तरीका है कि कंडक्शन के ज़रिए हीट सबसे आसानी से ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हीट हमारे पास हॉट से कोल्ड बॉडीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होती है थ्रू इंटरेक्शन ऑफ एटम। इंटरेक्शन ऑफ एटम के थ्रू जाती है, यानी एटम सॉलिड के अंदर एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। जब आप एक का टेम्परेचर हाई होता है तो वह वाइब्रेट करता है, वो अपनी एनर्जी साथ वाले एटम को ट्रांसफ़र कर देता है। साथ वाला एटम फिर उससे अगले एटम को, इस तरीके से ना एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे को, इस तरीके से एनर्जी हमारे पास हॉट से कोल्ड बॉडीज़ की तरफ ट्रैवल करती है। तो बेसिकली ये हमारे पास एटम्स की मदद से होती है। इंटरेक्शन ऑफ एटम है जो कि मूव करते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह करेगा, उस वक्त तक ट्रैवल करेगी जब तक दोनों सरफेस इक्वल नहीं हो जाती। यानी हॉट बॉडी से कोल्ड दोनों का टेम्परेचर हमारे पास इक्वल हो जाएगा तो हॉट बॉडी का ज़ाहिर बात है टेम्परेचर कम होगा जब वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा उस वक्त तक होगा जब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन ये है इसकी: मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो वो हमारे पास मेटल्स या वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे पास कंडक्ट करते हैं हीट को, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, और जो कंडक्ट नहीं करते वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स नॉर्मली कंडक्टर होती हैं, ठीक है, और गिलास, वूल और रबड़ वगैरह ये इंसुलेटर्स होती हैं। ठीक होगा जी। अच्छा, अब हमारे पास आगे नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी, कि ये जो कंडक्टिविटी है कितनी हीट ट्रांसफ़र होने की, कंडक्शन जो है कितनी फास्ट है कितनी स्लो है, उसको हमने देखना है बेसिकली। डेफिनेशन इसकी ये है: अमाउंट ऑफ हीट डेट अलाउ फ्लो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है? पहले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब है कि कितने टाइम में कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी, मतलब 1 मिनट है या 1 सेकंड है, 1 सेकंड में कितने जॉल एनर्जी ने ट्रांसफ़र होगी, क्यू आवर टी के साथ इसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम देखते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले फ्लो ऑफ हीट यानी कितनी हीट किसी चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के ऊपर। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन भी इतनी आसानी से मूव कर सकेंगे और फ्लो ऑफ हीट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास लेंथ ऑफ सॉलिड। जितनी लेंथ हमारे पास सॉलिड की ज़्यादा होगी, हमारे पास ज़्यादा टाइम लगेगा एटम्स को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेंथ है ना एरिया के अंदर, तो लेंथ के साथ विड्थ भी थी, यहाँ पे सिर्फ लेंथ है, तो लेंथ के ज़्यादा होने से हमारे पास ज़्यादा एटम्स होंगे और ज़्यादा टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफ़र होते हुए। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के। तो टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट ज़्यादा फ्लो होगी। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तीनों चीज़ों को मिला के लिखें तो बनेगा हमारे पास क्यू ओवर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा ए टी माइनस टी टू आवर एल। इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगाया, वो है के। अच्छा, अब ये जो के है ना, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करें इक्वेशन को तो के की वैल्यू आएगी क्यू बाई टी एल ए टी माइनस टी टू। तो थर्मल कंडक्टिविटी की अब डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास: रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब लें, 1 मीटर क्यूब कोई भी सब्सटेंस लें, ठीक है, मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ भी है एरिया भी, मीटर क्यूब किसी भी चीज़ का सब्सटेंस का ले लें और उसको हम कहते हैं कि उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसे 1 केल्विन पे मेंटेन रखते हैं। 1 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस हो उसके एंड्स के दरमियान,
और जितनी हीट उसके दरमियान फ्लो करेगी वो थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसिस ऑफ ऑपोजिट फेसिस यानी कि हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है जी, ये डेफिनेशन भी होगी और वो भी होगी। उसके बाद हमारे पास कंडक्शन के थोड़े यूजेस हैं लिखे हुए हैं कि हमारे पास कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की यूजेस हमारे पास क्या हैं। अक्सर हम देखते हैं चाहे कि बर्तन है, मिसाल के तौर पे कोई भी हमारे पास घर में देगची वगैरह है, बर्तन है, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर एक हत्थी सी लगी होती है पकड़ने के लिए, तो वो हमारे पास ये नज़र आ रहा है आपको पॉट के साथ, जो स्पान के साथ एक लगा हुआ है। ये हमारे पास कंडक्टर की बनी हुई चीज़ है, तो ये हमारे पास इंसुलेटर के साथ बनी होगी। इंसुलेटर के ऊपर हीट असर नहीं करती, हीट फ्लो नहीं करती, तो पकड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या करते हैं, कंडक्टर तो हमारे पास आसानी से हम देखते हैं कि यूज़ होता है। इंसुलेटर के हमारे पास या नॉन कंडक्टर के भी यूजेस हैं कि फोम वगैरह मुख्तलिफ मटीरियल्स के अंदर यूज़ की जाती है ताकि हीट फ्लो ना हो। आप हॉट पॉट्स वगैरह देख सकते हैं, हॉट पॉट के अंदर क्या लगाया होता है, फॉर्म लगाई होती है साइड्स पे ताकि हीट उसके बाहर ना निकले। कूलर के अंदर फॉर्म लगी हुई होती है। ठीक है, तो सीलिंग ऑफ रूम जो है कवर बाय इंसुलेटिंग मटेरियल बाज़ औक़ात हम करते हैं ताकि हीट फ्लो जो है वो ज़ाया ना हो, कमरा गर्म रहे सर्दियों के अंदर। ठीक है, डबल वाल विंडोज़ भी यूज़ की जाती हैं, उसके अंदर हवा को इनक्लोज़ कर दिया जाता है, जैसे कि थर्मोस होता है उसके अंदर भी ऐसे ही काम किया जाता है। ठीक है, तो हम कंडक्टर के साथ इंसुलेटर को यूज़ करते हैं ताकि हीट फ्लो जो है ना वो ज़ाया ना हो, हीट भी फ्लो करती रहे और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास काम किया जाता है कंडक्टर और इंसुलेटर की मदद से। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। व्हाट इज़ कन्वेक्शन? बेसिकली कन्वेक्शन हमारे पास हीट ट्रांसफ़र का एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर एटम हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह खुद चल के जाते हैं, मतलब पर्सनली एटम्स की मोशन होती है। पहले ये था इंटरेक्शन ऑफ एटम, एटम अपनी जगह से मूव नहीं करते थे, बस सिर्फ हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफ़र करते थे, अपनी जगह पर रहते रहते। कन्वेक्शन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो खुद मूव करते हैं, एटम्स मूव करते हैं, एनर्जी लेके जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल ऐसे हैं कि आप किसी को कोई चीज़ देनी है तो आप उठ के खुद दे के आएँ। एक कॉपी आपने देनी है अपने दोस्त को, तो आप उठ के दे के आते हैं दूसरी जगह, तो ये खुद आप गए ना। इसी तरीके से एटम भी क्या करते हैं, सोर्स से मूव करते हैं, खुद मूव होते हैं, वो कन्वेक्शन है। एयर का जितना फ्लो है वो सारा हमारे पास कन्वेक्शन ऑफ हीट के अंदर आएगा। एयर के अंदर जितनी हीट ट्रांसफ़र होती है कन्वेक्शन ऑफ हीट के ज़रिए होती है। गीज़र के अंदर पानी जिस टाइम गर्म होता है तो आप देखें कि बॉयलर ऊपर छत के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन वो पानी के जो एटम्स हैं वो नीचे पहुंच जाते हैं, तो वो पानी के एटम बॉयलर से नीचे तक आए ना, तो वो मूव हुए तो आए, इंटरेक्शन से नहीं, बल्कि वो पानी में खुद मूव होके आता है। तो ये एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशन इसकी ऐसे है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल, यानी कि मालिक्यूल्स खुद मूव करते हैं, एक्चुअल मूवमेंट होती है हॉट प्लेस टू। तो इसके भी हमारे पास बहुत सारी केसेस हैं, एग्जांपल्स हैं। पहले कन्वेक्शन करंट इन एयर्स, हमारे पास क्या करते हैं कि हमारे पास गैसेस हॉट से कोल्ड वाले पार्ट की तरफ खुद ब खुद मूव करती हैं। गर्म हवा जिस टाइम होती है, आपने देखा तूफ़ान वगैरह आता है तो क्या होता है, तूफ़ान क्यों आता है, तेज़ हवाएं क्यों चलती हैं? क्योंकि हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, उसकी जगह लेने के लिए साइड से ठंडी हवा आती है, तो पर्सनल मूवमेंट होती है, एक्चुअल मूवमेंट होती है हवा की, इसको हम करंट्स इन एयर बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन करंट के ना बहुत ज़्यादा हमारे पास डेली लाइफ के अंदर यूजेस भी हैं कि हमारे पास हवा चलेगी तो आपको पता है कि गर्म हवा रिप्लेस होती है, इसकी ठंडी हवा आती है, तो हमारे पास हमारे घरों के अंदर हवा का प्रॉपर निज़ाम रहता है। ठीक है, तो कराची वगैरह या इस तरह के समंदर के करीब जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ना हमारे पास लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ चलती हैं। अब ये लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ के इनके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ क्या होती है? हमारे पास जो लैंड है ना उसके मट्टी या रेत से बनी होगी लैंड, उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बहुत ही ना हमारे पास कम होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पेसिफिक हीट कम है एयर उसकी, तो वो हमारे पास आसानी से गर्म होगा और आसानी से ठंडा होगा, ठंडा भी गर्म होगा और गर्म भी जल्दी होगा। ये लैंड की बात हो रही है। और उसके मुकाबले में जो पानी का सोर्स है समंदर है करीब,
या दरिया वगैरह, तो वो देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ना हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इस वजह से होता क्या है कि समंदर वाले इलाकों के करीब कराची वगैरह या इस तरह के जितने बाकी दुनिया के इलाके, वहाँ पे होता क्या है, दिन के टाइम जब सूरज की रोशनी पड़ती है सही, तो ज़मीन के ऊपर भी पड़ती है, लैंड के ऊपर भी पड़ती है, और सी के ऊपर भी पड़ती है, तो हमारे पास जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, पानी देर से गर्म होता है। अब होगा क्या, लैंड के ऊपर वाली जो हवा है वो गर्म होके हल्की हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, वो ऊपर उठेगी, और जो समंदर की अंदर हवा है वो अभी इतनी जल्दी गर्म नहीं है, वो ठंडी है, वो भारी हवा है, तो चीज़ हमारे पास ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, इसलिए समंदर से लैंड की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ज़मीन वाली हवा गर्म होके ऊपर उठेगी, उसकी जगह लेने के लिए समंदर से ठंडी हवाएं आएंगी, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज़, क्योंकि सी से आ रही है तो सी ब्रीज़ है। सी ब्रीज़ नॉर्मली ठंडी होती है, तो उसके मुकाबले में रात के टाइम, जिस टाइम रात होती है, अब रात के टाइम जिस टाइम सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है, तो ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, लैंड, लेकिन समंदर जो पूरा दिन गर्म होता रहा वो देर से ठंडा, उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज़्यादा है, तो देर से हमारे पास ठंडा होगा। इस वजह से हमारे पास क्या होता है, लैंड के ऊपर जो हवा है वो थोड़ी निस्बतन ठंडी या भारी होगी, और जो समंदर के ऊपर हवा है वो हल्की होगी। अब समंदर के ऊपर वाली हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी, उसकी जगह लेने के लिए लैंड से हवा आएगी। अब लैंड से जो हवा आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, समंदर की तरफ आएगी, वो हमारे पास लैंड ब्रीज कहलाती है, वो रात के टाइम चलती है। लैंड ब्रीज रात के टाइम चलती है, सी ब्रीज दिन के टाइम चलती है। सी ब्रीज समंदर से आती है इसलिए ठंडी होती है, लैंड ब्रीज जो है वो लैंड से आती है इसलिए निस्बतन गर्म होती है। ठीक है, तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आपने देखना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्लाइडिंग है। ग्लाइडिंग हमारे पास क्या है, ग्लाइडर्स हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं खुद ब खुद, इसी तरीके से परिंदे भी मूव करते हैं। इन सब के जो उड़ने की रीज़न है, आपको पता है कि परिंदे अपने पर फैलाते हैं तो ऊपर की तरफ मूव करते हैं फ्लैप करके, उसकी रीज़न कैसे है, वो क्यों ऐसे कर लेते हैं, कौन सी चीज़ उन्हें हेल्प करती है। हाउ डू थर्मल्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी व्हाट काजेज ग्लाइडर टू रिमेन, इन दोनों का आंसर नहीं किया। होता क्या है कि हमारे पास ऊपर जिस टाइम सूरज की रोशनी पड़ती है तो हवा गर्म होकर ना ऊपर उठती है, सूरज की रोशनी से हवा गर्म होके ऊपर की तरफ मूव होगी, और उसकी जगह लेने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ ना हवा खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। नीचे ठंडी हवा है, ऊपर गर्म हवा है, नीचे से ऊपर की तरफ हवा खुद ब खुद चलती है, उसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होती है। तो ग्लाइडर, आप अपने ग्लाइडर क्या करते हैं, अपने आप को फैला के रखते हैं, तो वो हवा के जो करंट्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो उस चीज़ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से काइट्स भी मूव करती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से परिंदे भी मूव करते हैं। परिंदे अपने परों को फैला देते हैं, अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ हवा खुद जाएगी तो वो परिंदों को भी अपने साथ ऊपर लेके चली जाएगी। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट जो एयर की है ना, वो किस वजह से होती है, थर्मल। थर्मल्स क्या है, जब हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा नज़दीक से आएगी, इसको परिंदों को थर्मल क्लाइंबर्स भी कहते हैं। ठीक होगा जी, नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।